हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी 10वीं वीडियो को, जिसमें हम टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सी टेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी क्योंकि क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं हम उन कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। इससे पहले भी किया है, 9 वीडियो हो गई हैं इसकी। अगर आपने अभी तक उन 9 वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहां से सारी आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कक्षा 2 यानी दूसरी कक्षा के एक शिक्षार्थी स्टूडेंट है जो 203 को 23 पढ़ रहा है। एक अध्यापक होने के नाते आप उसको अपनी गलती का एहसास कैसे दिला सकते हैं? संख्याओं को संख्यानात्मक रूप में लिखना यानी राइटिंग नंबर से न्यूमेरल फॉर्म, या फिर कार्यपत्र को द्वारा ड्रिल या अभ्यास द्वारा कराना या ड्रिल प्रैक्टिस द्वारा वर्कशीट कराना, या मन को या डोरी के द्वारा प्रयोग करना यानी यूजिंग बीट्स एंड स्ट्रिंग्स, या फिर संख्या चार्ट को पढ़ाना यानी रीडिंग नंबर चार्ट पढ़ाना। तो इसी बेसिक सा सवाल है। कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा है, 203 को 23 पढ़ रहा है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है जब गिनती की बात हो यानी जब नंबर बच्चा ना समझ पाए तो उसके लिए एक ही सबसे अच्छा तरीका होता है, वो होता है धागे से और मनकों से। धागे से और मनकों से यानी बीड्स होते हैं, सुई धागा, मतलब सॉरी सुई नहीं, धागा होता है, उसके अंदर मोती डालते हैं या कुछ भी मोती के जैसा बीड्स जो भी हैं वो उनसे गिनती ही नहीं जाती है, बच्चों को गिनवाते हैं ताकि बच्चा समझ जाए। क्योंकि बच्चा कॉन्क्रीट चीजों को ज्यादा समझता है, क्योंकि इस लेवल पर अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी हो तो इस लेवल पर बच्चा जो है कॉन्क्रीट पर यानी मूर्त चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है रादर देन अमूर्त चीजों के। तो अगर मैं आपको दिखा दूं तो ऐसा होता है कुछ, देखिए स्ट्रिंग्स एंड बीट्स कुछ ऐसे होते हैं। अगर आपको बच्चे को प्राइमरी लेवल पर समझाना है तो इसी तरीके से समझाया जाएगा, ये बहुत नॉर्मल है। और ऐसे सवाल आते हैं तो गिनती गिनवाने की जब भी बात होगी या किसी चीज को दूसरी चीज पढ़ना, 223 को 23 पढ़ना या 430 को 43 पढ़ना, ऐसे बच्चों को सही कराने के लिए आपको ये यूज अच्छा करना, ये मतलब यही यूज करना पड़ेगा प्रैक्टिकलिटी के अंदर। तो इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे। अब बात करते हैं कक्षा 4 का एक बच्चा है जो 1+1/2 इज इक्वल टू 2 को क्या पढ़ता है। मतलब इसे जो है समझने में वो मतलब डिफिकल्टी हो रही है, उसे इसे समझ नहीं पा रहा है। तो कौन सी अच्छी तरीके से आपको, कौन सा एक आसान तरीका होगा जो समझाने को होगा? ऐसे क्वेश्चन जिसमें फ्रैक्शन हो, ध्यान रखना, फ्रैक्शन हो या डिवीजन हो, यानी भाग देना, भाग भी डिवीजन उसका ही पार्ट है फ्रैक्शन का, डिवीजन से ही फ्रैक्शन आता है। तो जब कभी भी फ्रैक्शन यानी आपका जो भाग देने वाली चीजें हैं या फिर भिन्न वाले सवाल हैं, फ्रैक्शन वाले सवाल हैं, तो उसको समझाने के लिए, छोटे बच्चों को समझाने के लिए कागज मोड़कर ही समझाया जाता है। इसमें कुछ नहीं करना, पेपर फोल्डिंग से ही बच्चों को समझाया जाएगा और कुछ नहीं है। आगे देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से पेपर फोल्डिंग से ही किया जाएगा, यानी जब भी फ्रैक्शन का कोई सवाल आएगा तो पेपर फोल्डिंग करेंगे आप, और कुछ नहीं करना आपको। तो इस तरीके से आप मैथ्स पेडागोजी तो बहुत ही आसान पड़ जाती है, क्योंकि 2-3 कंसेप्ट है, बार बार वहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसे एक बार समझ लें तो आपको सही हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए दूसरा सवाल, संख्या बोध का एक पहलू, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या बोध का एक पहलू है? यानी पूछ रहे हैं कि संख्या की बात हो रही है। छोड़ छोड़कर लिखना नहीं, एक एक की संगति, ये क्या है देखेंगे। अंक लिखना, पंक्तिबद्धता, यानी इसमें पूछ रहे हैं संख्या बोध का पहलू, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ न्यूमेरल सेंस। न्यूमेरल सेंस यानी नंबर सेंस का कौन सा पहलू है? मैं आपको बता देता हूं, इसमें पहलू जो है एक की संगति है। अब एक की संगति क्या है? एक की यानी 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस क्या है? कुछ नहीं है, वन ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग है, यानी गिनती के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस। ये क्या होता है मैं एक नहीं बताऊंगा, बल्कि हमारे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग है। अगर आपने इन्हें नहीं पढ़ा तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में से आया है, तो उस कंसेप्ट को भी पढ़ना जरूरी है। तो चलिए पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट को भी हम। प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग यानी गिनती के सिद्धांत, एक होता है स्टेबल ऑर्डर, दूसरा है 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंट, कार्डिनैलिटी होता है, एब्स्ट्रक्शन होता है, ऑर्डर इररिलेवेंस होता है। इन पांचों को हमें एक एक करके पढ़ना है। स्टेबल ऑर्डर क्या होता है? देखिए स्टेबल ऑर्डर ये होता है जब बच्चा नंबरों के नाम लेना शुरू कर दे, नंबरों के नाम लेना शुरू कर दे, जैसे 1 2 3 4 5 6, उस चीज को हम बोलते हैं स्टेबल ऑर्डर। फिर है आपका 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंट, यानी जब बच्चा जब गिनता है वो किसी चीज को, तो जब एक चीज को एक गिने, दूसरी चीज को दूसरा गिने, तीसरी चीज को तीसरी गिने, यानी बार बार एक चीज को बार बार ना गिने,
एक चीज को बार बार ना गिने। तो इसमें क्या होता है कि वस्तु को एक गिनती और केवल एक ही संख्या प्राप्त होती है। यानी जब बच्चा किसी चीज को गिनते समय एक चीज को एक ही बार गिनेगा तो इसका मतलब उसे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस करना आ गया है। तो यही होता है उसका प्रिंसिपल। इसे एकाकी संगति हिंदी में बोलते हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है जब बच्चा सारी चीजें गिन लेता है। मान लिया 10 टॉफियां, 10 की 10 टॉफियों को उसने गिन लिया है। तो जब 10 टॉफियों को गिन लिया है तो ऐसे गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब वो 10 बोलेगा तो ये मान जाएगा लास्ट वाली जो गिनती होती है वो ही उस ग्रुप का नाम होता है। यानी जैसे मैं कहूंगा ये 10 टॉफियां हैं, तो जो अब 10 नंबर लास्ट में जो आएगा वो भी 10 ही होता है। तो जब बच्चा ये समझने लगता है कि एक गिनती क्रम में बोली गई अंतिम संख्या, जो अंतिम संख्या यानी जो 10 है, उस सेट के लिए मात्रा का नाम है। यानी 10, मैंने जब लास्ट में बोला 10 तो 10 का मतलब क्या है, ये टॉफियां भी 10 हैं। यानी जब हम कोई लास्ट गिनती गिनेंगे तो वही गिनती उन पूरी टॉफियों के या पूरी वस्तुओं के नाम माने जाएंगे, मात्रा मानी जाएगी। तो जब ये चीज समझ लेता है इसका मतलब वो कार्डिनैलिटी के प्रिंसिपल को समझ गया है। इसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि गिनती के अंदर ये नहीं होता ये पतला है, इसका रंग दूसरा है, या इसका आकार अलग है, या वो देखने में अलग है, ये चीज नहीं देखी जाती। गिनती नॉर्मल गिनी जाती है। अगर वो कोई मान लो 5 कैंडी है, 5 कैंडी अलग अलग कंपनी की है, अलग अलग कलर की है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अलग अलग गिना जाएगा, बल्कि उन्हें वही उसी गिनती में गिना जाएगा जैसे कि हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, वही गिनती, उनके लिए अलग कोई गिनती नहीं गिनी जाएगी। तो जब ये बच्चा इस बात को समझने लगता है तो उसका मतलब उसे एब्स्ट्रैक्शन का समझ में आ जाता है। ऑर्डर इररेलेवेंस। ऑर्डर इररेलेवेंस का मतलब ये होता है जब बच्चा ये समझ जाए कि चीजें दाईं तरफ से गिने या बाईं तरफ से गिने, एक ही बात है। तो जब बच्चा इस चीज को समझ जाता है तो इसका मतलब उसे ऑर्डर इररेलेवेंस समझ में आ गया है। तो बेसिकली ये 5 आपके प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग के समझ में आ गए होंगे। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। इसका पीडीएफ में आपको दे रहा हूं, डाउनलोड कर लेना, और कुछ समझ में ना आए तो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या फिर कोई इस पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो भी बन जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। एक 7 साल का लड़का है जो 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। यानी जैसे ही उसने 4 चौखुंटी चीजें देखी उसे स्क्वायर बोल दिया। तो ये विनय हीले के हिसाब से कौन से लेवल पर है? विनय हीले ने 5 लेवल दिए हैं, 5 लेवल दिए हैं विनय हीले ने, और यहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है बिल्कुल। तो मैं आपको बता देता हूं कि 5 वो क्या है। देखिए पहले इसमें 5 नहीं है, वैसा होता तो 5 ही है। बहरहाल देखिए क्या है, पहले नंबर पर आता है आपका विजुअलाइजेशन, लेवल 0 कहलाता है। ये विजुअलाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है बच्चा शेप्स मतलब देखकर, यानी शेप को देखकर पहचानता है चीजों को। जैसे इस सवाल में देखा आपने, उसने 4 चौखुंटी चीजें देखी तो उसे उसने वर्ग बोल दिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर बच्चा कौन सी स्टेज पर है? विजुअलाइजेशन स्टेज पर है। तो विजुअलाइजेशन स्टेज का मतलब यही होता है कि जब बच्चा चीजों को देखकर कहने लगे, गोल चीज देखी तो बोल दिया सर्कल है, चौखुंटी चीज देखी तो बोला वर्ग है। तो जब ऐसी चीजें देखकर बच्चा समझने लगता है क्या कि भाई ये इसका ये नाम है, तो इसे हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। आगे भी देख लेंगे। फिर एनालिसिस लेवल फिर होता है, फिर एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है, फिर डिडक्शन लेवल होता है। एनालिसिस में ये होता है कि प्रॉपर्टीज के हिसाब से सीखने लगता है। एब्स्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज का मतलब यह है अगर किसी चीज की मान लो कि अगर रेक्टेंगल को समझाना है तो रेक्टेंगल को तो ऑपोजिट साइड सेम होती हैं, ठीक है, और एंगल के बेस पे, साइड्स के बेस पे, इनके बेस पर वो समझ, यानी प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो चीजों को आइडेंटिफाई करने लगे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब वो ये समझने लगे कि आइडेंटिफाई दैट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, यानी उनमें भी बहुत अच्छे से समझने लगे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंशिएट करने लगे, तो वो आगे इस लेवल पर आ जाता है। फिर डिडक्शन लेवल तो इससे भी ऊपर का लेवल होता है कि जिसमें लॉजिकल चीजें समझने लगे, या फिर ये कह लीजिए कि स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, इनको मिला के इनमें क्या रिलेशनशिप है वो समझने लगे। तो इस चीज को ये सबसे लास्ट लेवल होता है। तो विनय हीले का लास्ट लेवल है ये। आगे देखते हैं क्या है। एक अध्यापक कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को संख्या के रूप में ज्ञान दे रहा है, यानी संख्याओं का ज्ञान दे रहा है। अध्यापक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपागम के अनुसार सबसे अधिक अच्छा होगा, यानी कौन सा अच्छा मेथड होगा। अगर कोई टीचर न्यूमेरल बता रहा है, यानी नंबर का ज्ञान दे रहा है, अंकों का परिचय करने से पहले दिया जाना चाहिए, यानी अंकों का परिचय गणना से पहले दिया जाना चाहिए, यानी नंबर का जो परिचय देना चाहिए वो गणना से पहले दिया जाना चाहिए। फिर दूसरा है शिक्षार्थियों को पहले अंक लिखना फिर उसका अभ्यास कराना चाहिए। तीसरा है अंकों
का संख्या के नाम के साथ परिचय दिया जाना चाहिए, अंक पढ़ाने चाहिए, फिर उनके संख्याओं का नाम देना चाहिए। फिर अंकों का परिचय तभी दिया जाना चाहिए जब शिक्षार्थियों का गणना का अनुभव हो गया हो। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। गणना यानी काउंटिंग, यानी जब तक बच्चा काउंट नहीं कर पाता तब तक वो न्यूमेरल के परिचय नहीं ले सकता। यानी जब तक उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहना नहीं आता तब तक हम उन्हें नहीं बता सकते कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 0 क्या होता है, 3 क्या होता है। यानी हम न्यूमेरल का ज्ञान नहीं दे सकते जब तक बच्चे को काउंटिंग नहीं आती हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। काउंटिंग बेसिक चीज है बिल्कुल। कक्षा 1 के बच्चों में गणित संकल्पनाओं की का समझ मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उत्तम। यानी अगर हम गणित की चीजों को हम असेस कर रहे हैं, यानी एज अ टीचर हम समझ पा रहे हैं कि बच्चे, जो छोटा बच्चा कक्षा 1 का छोटा बच्चा है बहुत, उसे हमें पता है कि मैथमेटिक्स में उसे का असेसमेंट कैसे करें, आकलन कैसे करें। तो छोटे बच्चे का आकलन मौखिक होता है, बस ये ध्यान रखना। यानी ओरल टेस्ट लिया जा सकता है, लिख नहीं सकता, वो वर्कशीट नहीं कर सकता, ऑब्जर्वेशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से मैथमेटिकल बिहेवियर पता नहीं लगता, ऑब्जर्वेशन से मैथमेटिकल बिहेवियर पता नहीं लगता, ये ध्यान रखना। वहां पे ओरल टेस्ट आपको लेना पड़ेगा। तो ओरल ही ले सकते हैं, लिख कर नहीं लेंगे, छोटा बच्चा है बहुत। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्राथमिक स्तर पर जो हमें पढ़ाया नहीं जाता वो सिर्फ क्या है आपका अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन हमें नहीं पढ़ाया जा सकता। ये चीज चाहो तो आप, ये इतनी आसान चीज है, चाहो तो आप वहां पर एनसीईआरटी की कोई बुक उठाओ 5th क्लास की, वहां देखो अनुपात या समानुपात है, तीनों चीजें मिलेंगी, सिमेट्री भी मिलेगी, आप डेसिमल्स भी मिलेंगे और डेटा हैंडलिंग का चैप्टर भी मिलेगा, लेकिन आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का नहीं मिलेगा। तो वो ही नहीं पढ़ाया जाता 5th क्लास, ये 6th क्लास में आता है आपका। इसके बाद है शून्य की अवधारणा का परिचय किस सहक्रिया के द्वारा उत्तम रूप से दिया जा सकता है। यानी अगर आप शून्य को पढ़ाना चाहते हैं, जीरो को पढ़ाना चाहते हो, तो वो सबसे बेस्ट तरीका उसमें क्या होगा, गुणा करके, डिवाइड करके, ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके। तो इसका सही आंसर है आपका सब्सट्रैक्ट करके। ऐसा क्यों है समझ लीजिए। सब्सट्रैक्ट करके मतलब फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर ही हम सवाल कर रहे हैं। मान लीजिए शाम के पास 5 आम है और आपने शाम के 5 आम राम को दे दिया और फिर राम से पूछा कि बताइए शाम के पास कितने आम बचे। तो अब जाहिर सी बात है शाम के पास कोई आम नहीं बचा। तो ये कोई आम ना बचना, यानी जब आदमी के पास कुछ नहीं बचता है तो हम उसे क्या कहते हैं, जीरो बोलते हैं। तो इस कंसेप्ट को इस तरीके से सिखाया जाता है। तो घटाकर ही तो सचा है, यानी 5 में से 5 गए तो कितना बचा, 0 बचे। तो इस चीज को हम समझ सकते हैं, घटाकर अच्छा समझाया जाएगा जीरो को प्राइमरी लेवल पर। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या कहलाएगी, कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन डी पढ़िए, रिलेट मैथमेटिकल कंसेप्ट्स टू एवरीडे लाइफ ऑफ द चाइल्ड। ये मैथ्स ही नहीं बल्कि कोई सी भी बुक हो, कोई सी भी बुक हो, आपकी दिनचर्या लाइफ से यानी जीवन से वो जुड़ी होनी, यानी दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये तो अगर ऑप्शन कहीं पर भी मिल जाए इसे तो छोड़ने मत, यही लगेगा ऑप्शन। तो अच्छी बुक जो होगी वो वही होगी जो आपके जीवन से जुड़ी होगी। अगर आपको वो जीवन से नहीं जुड़ी हुई तो उस बुक का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये पाया गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय संकल्पनाओं को समझने में खेल सहायक होते हैं, क्योंकि खेल यानी खेल सहायक होते हैं गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। यानी अगर आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट समझनी है तो उसके अंदर गेम इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रेक मोनोटनी इन द क्लास, कक्षा में वो मोनोटनी को खत्म करते हैं, यानी गेम होते हैं तो अच्छा लगता है सबको। हेल्प इन क्लास मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट में मतलब मदद करते हैं, मैनेजमेंट हो जाता है। प्रोवाइड फन टू द चिल्ड्रन, यानी बच्चों को फन करने का मौका मिल जाता है। या फिर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ कंसेप्ट्स, यानी अपॉर्चुनिटी मिलती है कंसेप्ट को बढ़ाने की। ऑप्शन डी ही ठीक है, क्योंकि गेम जो होता है ना वहां पर मैथ्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। चाहे आप क्रिकेट खेलो, चाहे फुटबॉल खेलो, चाहे आप कोई भी गेम खेलो, वहां पर मैथ्स का बहुत बड़ा क्रेज होता है, बहुत बड़ा यूज होता है हम कह सकते हैं। तो वहां पर मैथ्स का कंसेप्ट बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप लूडो ही खेल रहे हो, मैंने देखा है जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं होते वो लूडो अच्छे से नहीं खेल पाते, क्योंकि गिनने का काम होता है उसके अंदर। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कंसेप्ट बढ़ती हैं, अच्छी होती चली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में गेम्स का अगर हम इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतनी इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट को बहुत एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है, कॉन्सेप्ट को खोल देता है। तो हम ये ऑप्शन डी सही होगा। फिर आपका लंबाई को मापने के लिए निम्नलिखित में तो कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। लंबाई को मापना, अगर हम बात करें कारपेंटर की, सबसे ज्यादा काम इसी का होता है, लंबाई को नापना, चौड़ाई को नापना।
तो वहीं से देखेंगे। कारपेंटर क्या होता है, उसे इतनी आदत होती है कि कभी कभी तो ऐसी लकड़ी 1 मीटर की ऐसी नाप देता है बिना किसी पैरामीटर के, यानी बिना कोई मीटर लिए ऐसे नाप देता है। अंदाजा, रेपिटेशन, यानी जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हम लंबाई को ना मापने के लिए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस, यानी काम को करने की एक्सपीरियंस कैसे आता है, बार बार रिपीट करने के। तो लिटरेशन वर्ड जो यूज हुआ है यहाँ पे आवर्ती, यानी बार बार किसी काम को करेंगे, यही महत्वपूर्ण चीज है लंबाई को नापने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज होगी इसमें। कक्षा 5th में यानी 5वीं क्लास का बच्चा है, दो पंक्तियों यानी दो पत्तियां जो होती हैं आपकी लीव्स जिन्हें बोलते हैं, क्षेत्र की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा साधन सर्वाधिक है। यानी जब कभी भी आप समझ लीजिए, इस बात को ध्यान रखना, जब कभी भी ज्योमेट्री से लेवल आए, यानी ट्रायंगल हो गया, एरिया हो गया, ट्रायंगल का एरिया हो गया, या आपका रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर, इन सब से यानी ज्योमेट्री से चीजें आएंगी तो छोटे लेवल पर यानी 5th क्लास के लेवल पर क्या होगा, मैं बता देता हूं आपको, जियो बोर्ड का इस्तेमाल होगा। जियो बोर्ड यानी एक बोर्ड होता है, प्लेट, उस पर कीले लगी होती हैं, और कीले लगाने के बाद एक रबड़ बैंड होता है, उसका आकृति बनाकर हम बच्चों को समझाते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, या आपका स्क्वायर है, या आपका जो भी आपको बनाना हो वो आपको जियो बोर्ड से बनाया जा सकता है। तो ये इस तरीके से आता है। तो जियो बोर्ड यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ भी चीज हो प्राइमरी लेवल पर, वो यहाँ पर जियो बोर्ड ही आंसर लगाना है आपको। फिर है भाई, एक 5वीं क्लास का बच्चा है जो कुछ भिन्न इस तरीके से करता है कि 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/0। क्या करा उन्होंने, 2 में से 1 को घटाया तो 1 बचा, 3 में से 3 को घटाया तो 0 बची। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कर रखा है। तो बताइए उसे कैसे समझाएंगे इस बात को कि तुमने गलत करा है। तो मैंने बताया था आपको, जो फ्रैक्शन कहीं पर भी आ जाए तो पेपर फोल्डिंग वाला ही कंसेप्ट चलेगा। तो जहां पर भी और जिस ऑप्शन में भी पेपर फोल्डिंग हो वो आप लगा देंगे। यानी फ्रैक्शन को या डिवीजन को सिर्फ एक ही चीज से समझाया जा सकता है प्राइमरी लेवल पर, वो है पेपर फोल्डिंग। ये बात ध्यान रखना आप, ये बात ध्यान आपको रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आंख बंद करके पेपर फोल्डिंग लगा देना है ऑप्शन। जब कभी भी फ्रैक्शन की बात होगी आंख बंद करके आप पेपर फोल्डिंग लगा दें, क्योंकि वही तरीका है पेपर फोल्डिंग बच्चों को फ्रैक्शन सिखाने का। ये डिवीजन से भी सवाल है, यानी भाग का भी सवाल है, अगर भाग कैसे सिखाएं, तो पेपर फोल्डिंग इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द कंसेप्ट among the children who are under the primary level। चलिए आगे बात करते हैं। एक बॉक्स है, बक्से में 50 बोतलें आ जाती हैं, उसमें 20 बोतलें पहले से रखी हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर कितनी और बोतलें रखी जाएं, तो ये कौन सा यूज हो रहा है मेथड, तुलनात्मक यानी कंपैरिजन, योग की पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन, विभाजन यानी पार्टीशन, यूनिकरण यानी रिडक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा योग की पूरकता हो रही है। योग, जब आपको पता है इस बक्से में 50 बोतल होती हैं, 20 पहले रखी हैं, तो हम इस योग को 50 के योग को पूरा कैसे करें, तो योग की पूरकता, यही कंसेप्ट है। ये तो अगर आप इस बात को ना भी जानते तो आप इसे अंदाजे से लगा सकते हैं बहुत आराम से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। प्राय ये देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को शाब्दिक प्रश्नों को समझने में कठिनाई होती है। ये तो मैंने भी देखा है, यानी जब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब मैथ्स की बुक देखी होगी आपने, शायद पढ़ाया भी होगा बहुत सारे बच्चों को, जो लास्ट में प्रॉब्लम लैंग्वेज वाले होते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाता है, उसकी दिक्कत ये होती है वो इंग्लिश में होते हैं। और चाहिए ये कि मैथमेटिक्स जब हम लैंग्वेज वाले सवाल पढ़ा रहे हैं तो वो उनकी मातृभाषा में होने चाहिए, ताकि उन्हें वो समझ में आए। तो सही आंसर आपका मातृभाषा है। तो मातृभाषा में होंगे तो वो लैंग्वेज वाले समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे मेन कंसेप्ट ये होता है कि बच्चा क्वेश्चन को समझ पा रहा है क्या लिखा है, उसमें पूरी कहानी होती है कि इसके पास इतने रुपए थे, इसे ये रुपए इतने इसे उसे दे दिए, फिर इतने पैसे वहां खर्च कर दिए, तो बताइए इसके पास कितने पैसे बचे। तो ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम किससे सही हो जाती है, मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा ही बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से आती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट तो कोई है ही नहीं। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।